लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किए थे, कुछ एक ऐसा था कि यहाँ पे मास, यहाँ पे मास, एक मास यहाँ पे और एक मास यहाँ पे, सारे मास कितने थे? m मास थे, राइट। ये लेंथ a, ये लेंथ b, और ये था यहाँ से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ये जरूरी है कि a और b का जो हाइपोटेनियस आ रहा है इन दोनों का परपेंडिकुलर यहाँ के एकदम मिड में आएगा? कोई जरूरी नहीं है। अगर ये a और a होता तो डेफिनेट था कि ये मिड में आता, बट ये मिड में आएगा कोई जरूरी? तो हो सकता है कि ये यहां से आए परपेंडिकुलर, है कि नहीं, और हो सकता है अदर परपेंडिकुलर आ रहा है तो हमने इसको h बोल दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं मैं, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? देखो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना है? ये a और ये b, ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो उसका एरिया हो गया हाफ a इंटू बी, राइट। और मैं कह रहा हूं इसका एरिया निकाल दो, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये जो h है ये भी तो परपेंडिकुलर है, और ये जो बेस है ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बताओ गलत है तो? सही है ना? ये a ये b, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसका एरिया निकालो, कितना हो जाएगा? हाफ बेस कितना है? a स्क्वायर बी स्क्वायर पावर हाफ इंटू h, बेस इंटू हाइट हो गया। इन दोनों को एरिया इक्वल कर देते हैं, तो 1/2 AB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? हाफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर h। इससे ये चला गया, बचा गया a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इधर आए, हमने I निकाला इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट, क्या आ जाएगा? फर्स्ट जैसे मान लो 1 2 3 और 4 दे दिया, तो 1 के लिए स्क्वायर, 2 के लिए स्क्वायर, 3 के लिए थर्ड मास के लिए स्क्वायर एंड फोर्थ मास के लिए स्क्वायर। रोटेशनल एक्सिस से फर्स्ट मास कोई डिस्टेंस पे नहीं है, 0। थर्ड मास कोई भी डिस्टेंस पे नहीं है, 0, राइट। ये वाला मास कितना दूर है? h। तो ये भी कुछ ऐसे ही होगा, समझे नहीं समझे? ये भी कुछ ऐसे ही होगा। ये ट्रायंगल सेम है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? 2mh स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन है कि नहीं है? ये फाइनल आंसर है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इस आंसर को वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस आंसर को वेरीफाई ऐसे कर सकते हैं कि सर a इक्वल्स टू बी पुट कर लो, और हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था ma स्क्वायर, वो आना चाहिए। ट्राई करते हैं। a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर दोनों मिलके 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2 से 2 गया, बचा गया ma स्क्वायर। सेम है? हो गया वेरीफाई? तो ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था हमारे पास, कुछ ट्रायंगल को लेके। इक्विलेटरल ट्रायंगल था और यहां पे उसकी एक्सिस दे रखी थी, एक्स एक्सिस ये और ये वाई एक्सिस। यहां पे मास m, यहां पे भी मास m और यहां पे मास m। क्लियर? ये डिस्टेंस थी a, ये डिस्टेंस थी a, और ये कुछ z एक्सिस थी, राइट। ऐसे कुछ z एक्सिस थी। अब इसका हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। Ix x एक्सिस को घुमाया, देखो इसके कोऑर्डिनेट तो 0,0 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट a,0 और इसके कोऑर्डिनेट a/2, √3a/2। ये हमने पहले कर रखा है, गेस कर रखा है कि नहीं कर रखा? कर रखा है। तो अब देखते हैं, मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? a/2, और ये वाली √3a/2। नहीं समझे? समझ गए? नेक्स्ट करते हैं। Ix की वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं और इसको 3 देते हैं, तो m1
एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 0। ये फर्स्ट मास एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 0। सेकंड मास कितना दूर है, 0, गया ना। थर्ड मास कितना दूर है, एक्स एक्सिस से √3a/2 डिस्टेंस पे है। तो क्या आंसर आ जाएगा, आई एक्स की वैल्यू 3ma²/4। तो ये फाइनल आंसर बैठ गया हमारा। क्लियर। आई वाई की वैल्यू निकालना, आई वाई इज m समथिंग स्क्वायर m समथिंग स्क्वायर प्लस m समथिंग स्क्वायर, राइट। वाई एक्सिस से फर्स्ट पॉइंट 0, सेकंड पॉइंट कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, a, और ये वाला पॉइंट कितना दूर है, a/2। नहीं समझे, तो ये हो गया a/2। व्हाट इज द आंसर, ma² प्लस ma²/4 कितना हो गया, 5ma², ये हो गया आई वाई, करेक्ट। लास्ट निकाल दिया हमने आई जेड की वैल्यू निकाल लें। आई जेड कैसे हो जाएगा, फर्स्ट मास जेड एक्सिस से कितना दूर है, 0, तो फर्स्ट का 0। सेकंड मास जेड एक्सिस से कितना दूर है, a। ऐसे निकालो ना जेड एक्सिस को यूं, और यहां से ऐसे देखो तो कितना दूर है, a। तो ये कितना आ जाएगा, ma² प्लस थर्ड वाला मास कितना दूर है, a। नहीं समझे, यहां पे कुछ पार्टिकल है, ये हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस से ये वाला पार्टिकल कितना दूर है, a। क्लियर हुआ, ये देखो ये रहा, ये a डिस्टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा, ma²। फाइनल आंसर आई जेड इज इक्वल्स टू 2ma²। करेक्ट और नॉट, नोट डाउन। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। अब कंटिन्यूअस बॉडीज यू नो दैट क्या होती है, कंटिन्यूअस बॉडी कितने टाइप की होती है, सर 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, 1D 2D एंड 1D बॉडीज जिनमें सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए, 1 डायमेंशन। 2D बॉडीज जिनमें 2 डायमेंशन चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल हॉलो सर्फेसेज आर 2D, क्योंकि हमें एरिया चाहिए। ऑल सॉलिड सर्फेसेज आर 3D, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए। ऑल लीनियर सर्फेसेज आर 1D, क्यों, क्योंकि हमें उसमें सिर्फ एक डायमेंशन चाहिए, लेंथ। राइट और रॉन्ग, राइट। तो हमारे पास में 3 टाइप की बॉडी होती है, ये हमने सेंटर ऑफ मास में कर रखा है। मैं यही बोल रहा था आपको कि रोटेशन मोशन इज एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। क्लियर। अगर ये एप्लीकेशन पार्ट है तो इसका बेसिक कहीं ना कहीं तो होगा। तो इसका जो बेसिक है वो 1D 2D NLM, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, सर्कुलर मोशन के बाद में सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन, कॉलिजन, जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना, सबका थोड़ा थोड़ा टेस्ट आएगा। तो इसलिए सब रेडी रखो। बेसिक क्लियर तो सब कुछ क्लियर। एडवांस का बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन भी बेसिक से निकाल सकते हो आप। फॉर्मूले की नीड नहीं है, फिजिक्स में जनरली फॉर्मूले की नीड नहीं होती है। अगर आप उसको मेथड वाइज करना चाह रहे हो तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है, बट हमारे पास तो टाइम है एडवांस में, हमारे पास तो टाइम है मेंस में, बट नीट में नहीं है। तो नीट का पैटर्न क्या रहता है, नीट का पैटर्न रहता है कि क्वेश्चन 1 लाइनर होना चाहिए, जो कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, एक बार में पढ़ा, पढ़ते ही क्लिक, और जो क्लिक किया वो 100% करेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 100% अटेम्प्ट विद फुल एक्यूरेसी। अगर ये 2 अचीव कर लिए बेस्ट है, AIR 1 आ सकती है आपकी। 180 आउट ऑफ 180 लाओगे, आराम से आएंगे, बट कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए करते हैं। तो कंटिन्यूअस बॉडीज कौन कौन से होते हैं, चलो अपन ऐसे करते हैं कि जनरली ऐसे रिक्वायर्ड नहीं होता है इसका डेरिवेशन टाइप में, बट अपन थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन करते हैं, जिससे क्या होगा, तुम्हें बॉडी का डेरिवेशन करने के लिए समझ में आएगा कि करते कैसे हैं। क्लियर। सर ये जो आया ना mr², सर ये जो आया हाफ mr², ये कहां से आया, वो कहां से आया का आंसर तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर और नॉट। चलो करें, फर्स्ट करते हैं अपन रिंग के लिए। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलो ऐसा नहीं बना रहे हम, ऐसा बनाएंगे।
समझ गए? यहां से एक एक्सिस निकलेगी और यूं घुमाएगी। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ 3D लुक बनाने की ट्राई कर रहा हूं, नहीं बने तो इमेजिन कर लेना। यहां से रेडियस कितनी है इसकी आर मान लेते हैं। सिर्फ आउटर सर्कमफेरेंस पे ही मटेरियल है और तो कोई मटेरियल नहीं है। तो क्या मैं इसको यहां से कट करूं? अगर मैं इसको यहां से कट कर देता हूं तो क्या एक ये वायर नहीं बन जाएगा? इस वायर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr हो जाएगी। नहीं समझे? इस वायर को ऐसे मोड़ दो पूरा, तो क्या बन जाएगी? रिंग बन जाएगी। तो वायर की लेंथ कितनी है? 2πr। ध्यान रखना, ठीक है? यहां से ये r डिस्टेंस पे है। अपन ने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि इसका कोई मास होगा m। इसका मास कितना है? m, जो कि यहां पे सेंट्रलाइज्ड है और इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस से जाती हुई रोटेशनल एक्सिस होगी, ठीक है? परपेंडिकुलर सरफेस से जाती हुई रोटेशनल एक्सिस है। इट मींस हम इसको क्या करेंगे? हम इसको करेंगे कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज I। तो I टोटल होता है इंटीग्रेशन dm, कितनी डिस्टेंस पे है? r² पे है। समझे नहीं समझे? एक छोटा सा मास डिफाइन कर लो इसके लिए। छोटा सा मास कैसे डिफाइन करेंगे वो देखो। तो I की वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन dm, r को बाहर ले आओ, r² तो कांस्टेंट है, तो r² बाहर आ गया, अंदर dm। dm की लिमिट क्या है? 0 से m है, टोटल मास है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? mr² हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यहां तक ओके आई गेस, राइट? नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सेकंड, रॉड हो गया। रॉड के बाद में अगर मैं ये बोलूं आपको कि हाफ रॉड है, सॉरी हाफ रिंग है आपके पास, जिसका मास कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है? ये है रिंग, इसकी रेडियस भी r है, इसका मास m है। तो ये घूमेगा तो बनेगी तो पूरी रिंग ना। नहीं समझे? एक होता है ना कि आप एक वो खिलौना लेके आते हो ना, उसको यूं यूं घुमाते हो पंखे की तरह। नहीं समझे? घर में वो फैन आता है ना, लाइट चली जाती है, गांव में आज भी यूज करते हैं शायद, है ना? वो पंखा घूमने वाला है ना, वो एक ही साइड होता है, वो एक ही साइड होता है। जब घूमता है तब अपने को ऐसा लगता है ना कि स्फेयर बना रहा है। नहीं समझे? इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट। चलो ट्राई करते हैं इसको, बनेगा नहीं बनेगा आई डोंट नो, ठीक है? हेलमेट पहन लो, गिर जाएगा तो लग जाएगा, घाव हो जाएगा तुम्हारे, बड़े नाजुक बच्चे हो। ये ऐसे है, ये एक ही साइड दिख रहा है ना, इस साइड तो है ही नहीं। सर दोनों साइड होता तो हम पूरा घुमा देते इसको, ये एक ही साइड है। अब ये घूम रहा है तो पूरा नहीं लग रहा क्या? रोटेशन तो पूरा ही हो रहा है ना। नहीं समझे? वही वाली चीज है बेटा कि यहां पे भी क्या हो जाएगा, इसका इस एक्सिस के अबाउट I इज इक्वल्स टू, अगर मास गिवन है m, तो अब ये नहीं है कि सर इसका मास m था, इसको हाफ कर दो तो m/2 हो जाएगा, मास हाफ हो जाएगा। नहीं समझे? अगर इसका गिवन मास m है तो ये mr² हो जाएगा। करेक्ट और नॉट? 10। अब हम बात करते हैं रिंग के बाद में डिस्क की। अच्छा, डिस्क क्या चीज है? रिंग से हायर ऑर्डर है कि लोअर ऑर्डर है? हायर ऑर्डर है। कैसे? रिंग इज 1D और डिस्क इज 2D। तो ध्यान रखना, इसका भी क्या करेंगे हम, एक डिस्क है, इस तरीके की कोई डिस्क दे रखी है, यहां से ये घूम रहा है ओमेगा यहां से, और ये इधर आ रहा है। डन है? और ये पूरी डिस्क ऐसे है ना, और इसकी रेडियस कितनी है? r। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन dm इंटू r। r लिखोगे, कैपिटल R लिखोगे, सारा मेटेरियल यहां पे, इसका सारा मेटेरियल यहां पे है क्या? नहीं है, तो मेटेरियल मानना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर अंदर आपका dm है तो बाहर निकलेगा तो ये हायर ऑर्डर बनेगा, बाहर निकलेगा हायर ऑर्डर बनेगा। हमें आंसर में क्या चाहिए? dm की वैल्यू। आंसर में क्या चाहिए? mr² चाहिए। तो हम इंटीग्रेशन में क्या डालेंगे? उससे लोअर ऑर्डर डालेंगे। नहीं समझे? गौर से सुनो, मुझे इंटीग्रेशन के बाहर x³ चाहिए, तो आप इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालोगे? x² डालोगे। मुझे इंटीग्रेशन से बाहर
आपको एरिया चाहिए तो आप इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालोगे, लाइन डालोगे। अगला सुनो, मुझे इंटीग्रेशन के बाहर वॉल्यूम चाहिए तो आप इंटीग्रेशन के अंदर क्या डालोगे, एरिया डालोगे। एक लोअर ऑर्डर डालोगे ना। नहीं समझ में आया? अरे क्या समझा रहे हो सर, नहीं समझ में आया? आया? देखो गौर से सुनो, मैंने बोला इंटीग्रेशन करके आउटसाइड वैल्यू फाइनल निकालनी है। फाइनल वैल्यू इज टू बी एक्स क्यूब, तो व्हाट इज इन द इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर। आउटर वैल्यू इज एक्स स्क्वायर, व्हाट इज इन द इंटीग्रेशन। अगर एक्स ही चाहिए तो अंदर कांस्टेंट होगा। नहीं समझे? तो देखो क्या होता है, अगर हमें ये एरिया चाहिए, क्योंकि 2D क्या डिस्क क्या है, 2D है, 2D मींस एरिया। अगर एरिया चाहिए तो इसके जैसा एक मटेरियल लेके आओ जो 1D हो। कौन है? नहीं समझे? अब एक बात सोचो, ठीक है, डिस्क बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। डिस्क बनाने के लिए सर सिर्फ और एक सिर्फ ऑनियन चाहिए होता है। ठीक है, समझाता हूं कैसे ऑनियन कैसे बनता है। ऑनियन लिया तुमने, उसको हाफ कट करो, फिर उसको हाफ कट कर दो, ठीक है, एक डिस्क बन जाएगी, पूरी लेयर बन गई ना एक ऐसे। अब उस लेयर को ओपन करो, रिंग, जिसको आप ऑनियन रिंग बोलते हो। अरे आते ना, फ्राई करके खाते हो, तो मुंह में पानी आ जाता तुम्हारे। ऑनियन रिंग है, फिर उसके इनसाइड की एक और रिंग है, फिर उसके इनसाइड की एक और रिंग है, फिर उसके इनसाइड में एक और रिंग है, लास्ट में इतना सा एक पॉइंट बचता है। समझे नहीं समझे? आज ही घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना। अरे साइंस ही पढ़ा रहा हूं, होम साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। सुनो गौर से, आपने एक ऑनियन लिया, उसकी एक स्लाइस कट करी है ऐसे मोटी सी, क्लियर है। उसको कट करने के बाद में उसको ओपन कर दिया, एक रिंग, फिर अंदर एक रिंग, फिर अंदर एक रिंग। क्या मैं ये बोल रहा हूं रिंग की रेडियस स्मॉल आर, उसको 0 से लेके कैपिटल आर तक जोड़ते जाओ तो डिस्क बन जाएगी। बाउंसर सर, बाउंसर 1 किलोमीटर ऊपर बाउंसर। समझ में आया? कैसे कर रहे हैं, रिंग, उसके अंदर रिंग, उसके अंदर रिंग। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं रिंग का इंटीग्रेशन 0 से आर तक कर दो तो आपकी डिस्क बन जाएगी। समझ गए? बस यही करते हैं अपन। देखो गौर से, डीएम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। अब ये स्मॉल आर स्क्वायर क्या होता है वो देखो गौर से। हमने एक डिस्क ली, यहां से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। इसको मैं क्या करता हूं, इसको फ्रंट व्यू दिखाता हूं तुम्हें। ये तो क्या है 3D में ऐसे लग रहा है, फ्रंट व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू से ज्यादा समझ में आएगा। मान लो हमने एक डिस्क ले ली है, क्लियर है, ये इसका एरिया है, कंप्लीट एरिया। यहां से इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, टोटल मास m है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां से एक छोटी सी रिंग मान लेते हैं ऐसे, क्लियर है। इस रिंग की जो थिकनेस है दैट इज डी आर, डी आर मतलब रेडियल डिस्टेंस है, क्लियर है। और इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज स्मॉल आर। और ये 0 हो गया। क्या मैं ये बोलूं कि मैं इसका इंटीग्रेशन 0 से आर करूंगा इस रिंग का तो मुझे कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी। सॉरी, 0 से कैपिटल आर करूंगा तो मुझे डिस्क मिल जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है सर, समझ पा रहे हैं। आगे करते हैं। अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ रिंग कितना हो गया। इधर रिंग का एरिया निकालना है, इसको कट कर दो, यहां से ऐसे कट किया तो ये रिंग कुछ ऐसी बन गई। अरे बनी नहीं बनी? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं डी ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया। देखो ये लेंथ कितनी है 2 पाई आर, आर कौन सा, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल। हम इसकी बात करें ना बेटा, हम क्या करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो ये कितनी होगी 2 पाई आर। इसकी थिकनेस कितनी है, ये वाली डी आर है ना, तो इसका एरिया कितना हो गया। एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 पाई आर डी आर। नहीं समझे? समझ गए ना, ये इसका एरिया हो गया। डन है। अब इसको इंटीग्रेशन में डाल दो, इंटीग्रेशन में डाल के इसका इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इधर करें क्या, सबसे पहले नोट करो इसको फटाफट। अगर मैं यहां से एक बार का हटा दूं इसको, तो इधर ये सेपरेशन में
आराम से समझ में आएगा। तो डीए उधर आ गया, राइट। तो एरिया आपको पता चल गया 2 पाई आर डी आर होता है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं कि आई की वैल्यू कैसे निकालोगे सर। आई की वैल्यू होती है डीएम इंटू आर स्क्वायर, राइट। यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट आप किसकी रखोगे, डीएम की रखनी पड़ेगी, मतलब 0 से कैपिटल एम तक। तो क्या लीनियरली बढ़ रहा है, हमें पता है क्या, नहीं पता। तो डीएम को चेंज करना पड़ेगा, किसमें, आर की फॉर्म में। चलो देखो, वही अपन तो पुरानी वाली बातें करते हैं, है ना। जब कंप्लीट इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। भाई देखो 2D बॉडी है तो एरिया पे बात करेंगे, 1D बॉडी होती तो लेंथ पे बात करते हैं, 3D बॉडी होती तो वॉल्यूम पे बात करते हैं। तो ये देखो सेंटर ऑफ मास वाली चीज आ रही है सर, पाई आर स्क्वायर है तो टोटल मास कितना है, 1 है तो कितना है, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो जो बचा है ना ये रिंग, तो रिंग एरिया, तो उसका मास कितना है, डीएम है। नहीं समझे, जो रिंग का एरिया है उसका मास कितना है, डीएम है। तो हम क्या करेंगे, ये डीएम की वैल्यू क्या लिख देंगे, टोटल मास ये था, इसका एरिया ये हो गया, और इनटू आपका डीए कर दो एरिया। अब एरिया की वैल्यू कितनी है, m अपॉन में पाई आर स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। नहीं समझे, तो ये देखो पाई से तो पाई मर गया, ये बच गया। इसकी वैल्यू को उठा के यहां रख देते हैं, रख दें, तो क्या आंसर आएगा, i इज इक्वल्स टू, अब इंटीग्रेशन करा, डीएम की वैल्यू क्या है, देखो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये तो हो गया डीएम की वैल्यू, इंटू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। नहीं आया समझ, समझ गए। अब बताओ लिमिट किसकी आ गई, डी आर की, लिमिट किसकी आ गई, स्मॉल आर की। और स्मॉल आर को कहां से कहां इंटीग्रेट करें, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ये इंटीग्रेट कर सकते हैं ना। तो हमने लिमिट लगा दी 0 से कैपिटल, जो कांस्टेंट है उनको बाहर फेंक दो, 2m आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो 2m अपॉन में आर स्क्वायर कांस्टेंट है, अंदर कौन रह गया, आर क्यूब डी आर। देखो आर ये रहा, आर स्क्वायर है, 0 से कैपिटल आर तक। इसको सॉल्व किया, 2m अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, आर 4 अपॉन में 4, 0 से आर तक हो गया, तो इससे कट हुआ, ये कटा 2 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, क्या वैल्यू आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 2। नहीं समझे, तो इसका मतलब एक सा डिस्क है आपके पास में, जिसको यहां से सेंट्रल एक्सिस से है ना, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये अगर एरिया है और यहां से ये कैपिटल आर रेडियस है, मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जी लिख दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी लिख दूं, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री, इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर और नॉट क्लियर है। तो आई गेस आपने इस साइड का सारा नोट कर रखा है, इधर मैं हटा सकता हूं, है ना, इधर हटा दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट ये करते हैं हम, चलो मान लो थर्ड के अंदर हमारे पास में एक ऐसी डिस्क है जो एन्युलर डिस्क है। कुछ ऐसी डिस्क देखी है आपने, ये रिंग नहीं है, क्या है, ये डिस्क है। अब डिस्क में भी इसका मास कैपिटल एम है, यहां से इसकी रेडियस मान लेते हैं r1 है, यहां से इसकी रेडियस r2 है। इसका कैसे निकालोगे भाई, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, वही सेम, अगर ये m है तो इसका बताओ एरिया कितना है, इस पूरी डिस्क का एरिया कितना है, नहीं, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट में से पाई आर स्क्वायर निकाल दो तो एरिया है ना। नहीं समझे, तो क्या आया यहां से आंसर, एरिया की वैल्यू पाई r2 स्क्वायर माइनस, ओके है, ये टोटल एरिया गिवन है। हमें निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा dm इंटू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कहां से आया सर, वही चीज है, यहां से हमने एक डिस्क मानी हुई है, ये वैल्यू है आपकी r1, ये वैल्यू है आपकी r2, और हमने क्या मान लिया, यहां पे एक रिंग मान ली, सेम इसी की तरह, जिसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी बेटा,
डी आर, और यहां से इसकी रेडियस क्या लिखेंगे, स्मॉल आर। नहीं समझे? समझ गए? देखो अब डीएम की लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो इसके लिए यहां पे आर की लिमिट में लेके आना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं डीएम के लिए, स्पेशली डीएम के लिए यहां पे बोल देते हैं कि सर जब एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर था तो मास कितना था, m था। 1 होगा तो मास कितना होगा, m अपॉन में पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, और रिंग एरिया होगा तो मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा। तो dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, m अपॉन पाई इंटू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रिंग का एरिया कितना होता है, रिंग का एरिया कितना होता है, कहां गया, ये रहा 2 पाई आर डी आर। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर। नहीं समझे? आर से आर कैंसिल हो गया, तो डीएम की वैल्यू क्या आ गई, 2m अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर डी आर। क्लियर है? ये डीएम की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, रख दे। तो देखो आई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, डीएम इंटीग्रेशन में लेके आए तो 2m आर डी आर अपॉन कैपिटल आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब लिमिट किसकी आएगी, डी आर की आएगी। अब डी आर हमारा मेटेरियल है कहां पे, हमारा मेटेरियल है R1 से लेके R2 तक। अंदर है क्या मटेरियल, बाहर है, बाहर है ना मटेरियल। तो हमारा मटेरियल कहां से कहां है, R1 से R2 तक। तो हम लिमिट क्या पुट करेंगे, R1 से, तो R1 से R2 तक लिमिट पुट करेंगे। जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर फेंक दो। तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2m बाहर आ गया, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, R1 से लेके R2 तक R स्क्वायर और R क्यूब डी आर। इसकी वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m अपॉन R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R4 बाई 4। कहां से कहां, R1 से, इससे तो ये निपट गया 2 टाइम्स, इसको बाहर ले आओ। तो I की वैल्यू क्या आ गई, m अपॉन में 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। देखो m आ गया, ये आ गया, ये 2 आ गया, अंदर कौन बचा, R2 4 माइनस R1 4। गलत है क्या? अब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू m अपॉन 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, देखना इसको क्या लिख रहा हूं, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। सही लिखा है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। अब ये गया इससे, जो बचा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट I फॉर एनुलर डिस्क इज m/2 R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। डन है कि नहीं है, क्लियर? ये आंसर लिख लो, अब नोट कर लो इसको, ये दोनों एनुलर डिस्क के लिए। डन। हम क्या सोचते हैं, देखो गौर से, हम क्या सोचते हैं कि सर देखो ये m है, ठीक है, इस पूरी डिस्क में से ये डिस्क निकाल दे तो हमारा काम हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m R2 स्क्वायर बाई 2। जैसे इस डिस्क के लिए हमने क्या करा था, mr स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, m R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस कर देते हैं सर अंदर वाला m R1 स्क्वायर बाई 2। तो हमारा आंसर आना चाहिए m/2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। वो फर्स्ट ऑप्शन में होता है और वो गलत हो जाता है, समझे नहीं समझे, इसलिए ये करवाया है। क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको, कोई डाउट? ओके, करें नेक्स्ट। तो आप लोग हेडिंग डालो फॉर रॉड, 4th पॉइंट हो जाएगा, रॉड का एनालिसिस करते हैं।
देखना गौर से, फोर्थ है ना, हम कर रहे हैं रॉड के लिए। रॉड क्या होती है? 1D बॉडी 2D बॉडी, 1D बॉडी। अगर 1D बॉडी है इट मींस हम लेंथ पे कैलकुलेशन करेंगे। मान लेते हैं हम कि हमारे पास में एक रॉड है जो कि m मास की है, जिसकी लेंथ l है, राइट। हमें इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, यहां पे इस जगह पे हम एक छोटा सा एक रॉड का टुकड़ा मान लेते हैं। मान ले, इसकी डिस्टेंस मान ली हमने, इसकी जो थिकनेस है दैट इज dx, इसकी लंबाई कितनी होगी dx, और ये इस एक्सिस से कितना दूर है, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? इस एक्सिस से कितना दूर है, x डिस्टेंस पे है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास है dm, ऐसे मान ले। अब एक बात सोचो, dm मास की रॉड अगर मैं x स्क्वायर mr स्क्वायर लिखते हो ना, तो ये m इंटू आर स्क्वायर ही तो है। रोटेशनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, x स्क्वायर। अब आप ये पूरी रॉड मत देखो, पूरी रॉड मत देखो, क्या देखो, सिर्फ ये इतना सा टुकड़ा देखो। तो पार्टिकल सिस्टम के लिए m मास का टुकड़ा यहां बैठा है, यहां से x डिस्टेंस है, तो mx स्क्वायर नहीं हो जाएगा, उसका हो जाएगा, इसका मास लिख दिया इसका ये। अब ये छोटे छोटे टुकड़े मिल के पूरी रॉड नहीं बना लेंगे, तो पूरी रॉड बना रहे हैं ऐसे, तो उसका इंटीग्रेशन नहीं आ जाएगा। कहां से कहां लेके आए, x की वैल्यू 0 से लेके l तक नहीं हो जाएगी, तो फिर यहां पे dx चाहिए ना, वो नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। चलो आई तो ये हो गया, कंफर्म है। जब पूरी की पूरी रॉड l लेंथ की है, देखो 1D पे कैलकुलेशन होगी क्योंकि 1D बॉडी है, एरिया पे कैलकुलेशन होगी, इसका मतलब 2D बॉडी के लिए कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिस्क के लिए किया था, क्लियर। जब l लेंथ है, जब l लेंथ है तो मास कितना है, m है। जब 1 है तो m/l। तो अब हमारे पास में जो dm मास है उसकी लेंथ कितनी है, dx है, तो मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx, दैट इज dm। नहीं समझे, ये वाली वैल्यू उठा के यहां रख दो, रख दें तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन dm की जगह क्या आ गया, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अब dx की लिमिट आ गई ना, अब dx की लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे, 0 से l तक, तो तुमने पुट कर दिया 0 से l तक, तो m/l बाहर फेंक दो, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां, 0 से l, तो क्या आंसर आ गया, m/l, इसकी वैल्यू होगी l³/3, इससे कट हुआ, बचा गया ml²/3, क्लियर और नॉट। तो हम ये लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड वेयर द रोटेशनल एक्सिस एट द एंड ऑफ द रॉड, इस एंड पे हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ml²/3 हो जाएगा। ओके और नॉट, ओके। लेकिन कोई कहता है नहीं सर मेरे को इसको यहां से घुमाना ही नहीं है, जैसे आप कह रहे हो ना, इस तरीके से घुमा रहे अपन। मान लो ये एक रॉड है, जो रेड पेन है दैट इज रोटेशनल एक्सिस, और ये जो ब्लैक पेन है दैट इज रॉड। अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये क्या है, यही तो पिक्चर है। अब कोई कह रहा है मैं तो सर यहां से नहीं घुमाऊंगा, मैं तो मिड में से घुमाऊंगा, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, सेकंड ऑर्डर टेंसर है, क्या कर रहे हो, समझे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, प्रूफ करके देख लेते हैं, फिफ्थ पॉइंट और कर लेते हैं रॉड के लिए, करें। तो हमने वापस से एक रॉड मान ली, कैलकुलेशन सेम रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक रॉड मान ली हमने, जिसकी लेंथ कितनी है, l लेंथ है, क्लियर है, जिसका मास कितना है, m मास है, क्लियर है। अब हमें रोटेशनल एक्सिस क्या बनानी है, सेंट्रल एक्सिस बनानी, यहां से हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी साइड में आप इसका मास मान लो, तो हमने यहां पे मान लिया, ये वाला मास जो है जिसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, dx हो जाएगी, यहां से ये x डिस्टेंस पे है, और इसका जो मास है दैट इज dm, क्लियर और नॉट, क्लियर है। अब सेम कैलकुलेशन करेंगे यहां के लिए भी हम, तो i इज टू क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर, यहां पे x की लिमिट आनी चाहिए थी, यहां पे x है ही नहीं dx, तो लाना पड़ेगा। तो जब m मास था, सॉरी जब l लेंथ थी तो मास m, 1 है तो m/l,
और अगर dx है तो m/l dx, यही तो तुम्हारा dm है। इस dm को उठा के यहां रख दो तो i की वैल्यू क्या आ गई, सिमिलर m/l dx इंटू एक्स स्क्वायर, वैल्यू आउट कर दो तो m/l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या बच गया, एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक आएगा, देखो ये वाली डिस्टेंस मिड है ना, तो ये है l/2, ये भी डिस्टेंस क्या है l/2। ये अगर हमने सेंट्रल एक्सिस मान ली तो इधर वाला माइनस आई कैप होता है, इधर वाला, तो यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, x को अगर मैं माइनस l/2 लेके जाऊं तो मैं इस एंड पे आ गया, x को मैं अगर प्लस l/2 लेके जाऊं तो मैं उस एंड पे आ गया, तो पूरी रॉड कवर होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी लिमिट माइनस l/2 से प्लस का l/2 पुट कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, m/l आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई x³ माइनस l/2 से पुट ऑन कर दें तो ये हो गया m/3l इंटू l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब। क्लियर और नॉट, वैल्यू पुट कर देते हैं तो m/3l ये हो जाएगा l³/8 प्लस, नेगेटिव है ना, प्लस हो जाएगा l³/8, दोनों मिलके क्या हो गए l³/4 हो गया, तो l³/4 हो गया तो हम लिख देंगे m/3l इंटू l³/4, इससे कैंसिल हुआ स्क्वायर, 4 इंटू 3 12, तो ml² ये हो जाएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास। और अगर एट द एंड करेंगे ना I फ्रॉम रॉड एंड तो कितना हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, डन है, एनी डाउट नोट करो। स्टार्ट करते हैं अपन होलोस्फेयर से। होलोस्फेयर है तो इट मींस इसके अंदर हमें इंटीग्रेशन में क्या डालना पड़ेगा, 1D डालना पड़ेगा ना, तो मतलब इसका ये होता है I इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm इंटू r² होगा नहीं होगा, ये तो सिंपल सी बात है, dm इंटू r², r² मतलब हम अब कहां मानेंगे, होलोस्फेयर है, होलोस्फेयर होता क्या है 2D ऑब्जेक्ट है, होलोस्फेयर इज 2D ऑब्जेक्ट, इफ इट इज 2D ऑब्जेक्ट तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आना चाहिए, 1D आना चाहिए, तभी इंटीग्रेट होके क्या निकलेगा 2D निकलेगा। क्लियर और नॉट, क्लियर है, तो हम देखते हैं इसको 1D डालना पड़ेगा। 1D का कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जो राउंड होता है, रिंग, तो रिंग माननी पड़ेगी। अब रिंग कैसे मानोगे, रिंग यहां ऐसे मानोगे, समझे, गौर से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिंग को यहां से, ये होगी ना रिंग, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, dr मान ले भाई, ये जो थिकनेस है इसकी वो कितनी है, dr है, और यहां से यहां तक का ये रहेगा, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, d θ है, नहीं समझे, चलो इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर बनाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, इसके अंदर हमने एक रिंग मान ली, इस रिंग की थिकनेस कितनी है, dr है, क्लियर है कि नहीं। इस रिंग को यहां से एक एंगल दे देते हैं, आप समझे, डन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, d θ हो जाएगा, समझ गए, ये एंगल d θ है तो इस एंगल का रेफरेंस यहां से लेना पड़ेगा थीटा। क्लियर हुआ। अब देखो हमने क्या करा है, गौर से सुनना मेरी बात, हमने ये करा है कि एक रिंग मानी है, रिंग कहां मानी है, यहां मानी है, तो ये रिंग कहां मान रहे हो इसके लिए तुम्हें एंगल डिफाइन करना पड़ रहा है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्लियर है। मुझे इस क्लास के अंदर, ये क्लास है हॉलो क्लास है, इसके अंदर एक बच्चा बैठाना है, ठीक है,
तो मैं यहां पे बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं। कहां पे बैठा रहा उसकी पोजीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना मुझे। और किसी भी चीज की पोजीशन आप कैसे बताते हो कि कहां बैठा है वो? तो सर यहां से रेडियस है ना, गोल सरफेस है, रेडियस है, तो रेडियस तो फिक्स होती है, गिवन होती है। रेडियस में कहां? सर इतने डिग्री एंगल पे। एंगल कहां से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए नहीं समझ गए? तो हम यहां से इस जगह पे बिता रहे हैं। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर है। ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि सर डी आर की वैल्यू कितनी है? चलो यहां लिख देते हैं, ये डी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर्क है ना ये तो एक। आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है? डी थीटा। रेडियस कितनी है? आर, तो ये आर डी थीटा हो गया। नहीं समझे? समझ गए? और इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? मतलब मैं लिखूं एरिया ऑफ रिंग कितना है? एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा? 2 पाई आर डी आर। 2 पाई आर डी आर। अब एक बात बताओ, आर डी आर की वैल्यू है, डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर डी थीटा हो जाएगी। बस ये वैल्यू पुट ऑन कर दी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू निकालनी है, डीएम निकालना है। क्लियर? अब डीएम के लिए हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। हमने कहा सर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो मास कितना है? एम है। क्यों? क्योंकि इसका कितना होता है? एरिया पूरे स्फेयर का। हॉलो स्फेयर है ना, हॉलो स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर है तब मास 1 एम है, तो 1 है तो एम अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ द रिंग आएगा ना, एरिया ऑफ रिंग आएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? एम अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द रिंग 2 पाई आर। समझे नहीं समझे? क्लियर हो गया? 2 पाई आर डी आर। अब मैंने इसको लिख दिया एम, ये डीएम है ना, एरिया ऑफ रिंग इज डीएम। तो डीएम के लिए क्या हो जाएगा? एम अपॉन में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू आर को हम कुछ और लिख देंगे, इस डी आर को हम क्या लिख रहे हैं? आर डी थीटा लिख रहे हैं। ओके है कि नहीं है? नहीं समझे? समझ गए? अब देखो, अब मैं यहां पे ये थीटा एंगल के ऊपर है, अब मैं इसको अगर बनाऊं तो ये थीटा, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? आर कॉस थीटा। नहीं समझे क्या? ये वाली चीज कितनी हुई? यही तो इसकी रेडियस है। सोचो, एक कैप है, उसके ऊपर रेडियस बना रखी है, तो वो क्या हो जाएगा उसका? ये रेडियस किसके इक्वल है? आर कॉस थीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। समझे नहीं समझे? ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो। ये वैल्यू जैसे ही पुट करी तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई? एम अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, आर की जगह क्या लिख दिया? आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। पाई से ये कट गया, इससे ये कट गया 2, तो क्या आया? m अपॉन में ये देखो, एक r से ये r कट गया, एक r से ये r कट गया, बचा क्या? m/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा dm। नहीं आया समझ में? आ गया? ये वाले dm की वैल्यू उठाओ और इसको यहां रख दो, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm की वैल्यू क्या है? m/2 कॉस थीटा डी थीटा इंटू आर स्क्वायर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है किसकी? डी थीटा। थीटा की लिमिट पुट करनी है। समझे? तो आर की वैल्यू को हम क्या थीटा में पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m/2 कॉस थीटा डी थीटा, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर डी थीटा। सॉरी, आर डी थीटा नहीं हो जाएगी, ये तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए नहीं समझ गए? यहां से वैल्यू आउट करते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई 2 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब डी थीटा की वैल्यू कहां से कहां पुट करोगे? देखो, अब गौर से समझना, मैं ऑनियन रिंग लगा रहा हूं तो ये ऊपर बैठेगा, तो मैंने यहां से एक रिंग लगाई यहां पे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो हेमीस्फेयर तो बन गया ना? नहीं समझे? गौर से सुनो वापस से, मैंने ये वाली जो रिंग है वो यहां पे रखी,
फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, फिर यहाँ रखी, तो ऐसे रखूंगा तो मैं एंगल कितना घुमा 90 डिग्री। तब मेरा क्या बना, हेमिस्फेयर बना कि कंप्लीट स्फेयर बना, हेमिस्फेयर। देखो मैं यहां से रिंग रखते जा रहा हूं, यहां तक पहुंचा, तब ये सारा कुछ कवर हो गया ना। और मैं अगर नीचे जाऊंगा तो भी ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो मैं कहां से कहां जाऊं, -π/2 से π/2 तक जाऊं। नहीं समझे, पक्की बात है। यहां देखो मैं गया इधर तो मैं π/2 घूमा, मैं गया इधर तो ये -π/2 घूमा। क्लियर है, गौर से समझना, मैं ऐसे बता रहा हूं। एक रिंग ऐसे बना दी, फिर यहां बना दी, फिर यहां बना दी, फिर यहां बना दी, फिर यहां बना दी, तो मैं यहां से यहां तक घूमा ना, तो मैं -π/2 गया तो नीचे वाला एरिया बन गया। ऊपर जाऊंगा तो क्या बनेगा, प्लस का π/2 घूमना पड़ेगा। तो लिमिट क्या आ जाएगी, -π/2 से प्लस का π/2। अब cos क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, cos क्यूब का तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास में। आपके पास में cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा क्या होता है, 4 cos cos क्यूब थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। वहां से cos क्यूब की वैल्यू नहीं निकाल सकते। cos क्यूब की वैल्यू निकाली हमने किसकी फॉर्म में, 3 थीटा और थीटा की फॉर्म में। 3 थीटा का इंटीग्रेशन करना इजी है। क्लियर है कि नहीं है, क्या इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपन, करो फटाफट, नोट करो और इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे फाइनल आंसर क्या आ रहा है। करो, देखो अगर ये cos क्यूब थीटा है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किस किस में, दो तरीके से लिख सकते हो। अगर आप cos क्यूब थीटा को cos 3 थीटा की फॉर्म में और cos थीटा की फॉर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। जैसे cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। यहां से क्या आ जाएगा, cos 3 थीटा आ जाएगा, इधर +3 cos थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, दैट इज cos क्यूब थीटा। इस वैल्यू को आप उठाओ और यहां पे रखो और इंटीग्रेशन कर दो, तो थीटा के अंदर इंटीग्रेशन रहेगा, cos थीटा sin थीटा वगैरह चलेगा। इससे अच्छा सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ठीक है, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो मैं बताता हूं। देखो सीख जाओगे, नई चीज है तुम्हारे लिए। ठीक है, देखना गौर से, मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको लिखा mr²/2 इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा d थीटा। ओके है क्या, ये बताओ। नहीं आया समझ में, कैसे, cos क्यूब थीटा को मैंने क्या लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एक इंटरमीडिएट स्टेप खा गया मैं। cos क्यूब थीटा को मैंने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, यही तो बात है ना। और इस cos स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया, लिख सकते नहीं लिख सकते, इंटू cos थीटा। अब मैं मान लेता हूं कि लेट कर लो, लेट कर लिया हमने कि सर sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, t होता है। मान लो, एक बार मानने में क्या जा रहा है, हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका डिफरेंशिएशन करो, sin का डिफरेंशिएशन cos थीटा, अंदर घुसे थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा इक्वल टू dt हो गया। नहीं समझे, समझ गए, तो ये चीज आ गई। अब मैं एक और चीज लिख दूं, अगर मैंने sin थीटा की वैल्यू -π/2 रखी तो मैं लिख दूं एट -π/2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। देखो रखो, -π/2 रखो, sin -90 कितना होता है, -1 होता है, और एट π/2 t की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो लिमिट कहां से कहां लगेगी, -1 से 1 लगेगी। समझे नहीं समझे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सीखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। I इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, mr²/2 इंटीग्रेशन -1 से 1 t² इंटू ये क्या है, ये dt है। देखो cos थीटा d थीटा को क्या लिख दिया मैंने, dt लिख दिया। क्लियर है, तो ये बन गया 1 - t²। इसका तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका इंटीग्रेशन करते देखो क्या हो जाएगा, mr²/2 बेचारा बाहर कब से ही बैठा है, -1 से 1 चले गए, 1 का हो गया, चलो सीधा इंटीग्रेशन ही ठिकाते ना, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t
टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, पहले रखते हैं -1 फिर 1। देखो mr स्क्वायर बाई 2 पड़ा है, पहले रखा हमने अपर वैल्यू 1 माइनस 1/3 माइनस लोअर वैल्यू -1 और माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा -1/3, तो ये प्लस का 1/3 नहीं बना गया? बन गया। अब ये देखो ये माइनस का 1/3, ये भी माइनस का 1/3 ऐड हो गया, ये 1 और ये +1 ऐड हो गया, तो मिलेगा क्या हमें यहां से mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ये 1 और 1 मिलके 2 माइनस -1/3 -1/3 -2/3, तो 2/3, 3 2 6 6 माइनस 2 4/3, तो ये क्या बना mr स्क्वायर बाई 2 इंटू 4/3। कट किया, क्या आंसर आया? mr स्क्वायर बाई 2 4/3 को कट करो 2, आंसर आया 2 mr स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ गए नहीं समझ गए? तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फेयर इज 2/3 mr स्क्वायर। समझे नहीं समझे? ये फाइनल आंसर हो जाएगा। डन है? ये कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में हम करेंगे सॉलिड स्फेयर का। अब सॉलिड स्फेयर कैसे बना सकते हैं? गौर से सुनना, पहले पूरा बात सुनो, फिर उसके बाद में नोट करना। हमने क्या किया था? पहले डिस्क बनानी थी तो रिंग का इंटीग्रेशन कर दिया, क्लियर है? और यहां पे हॉलो स्फेयर का इंटीग्रेशन करें तो क्या सॉलिड स्फेयर नहीं बन सकता? गौर से सोचो, एक मटका बना हुआ है, उसके अंदर एक और मटके का लेप बना दे, उसके ऊपर एक और मटके का लेप बना दे, उसके ऊपर एक और मटके का लेप बना दे, तो ये क्या बन जाएगा? पूरा सॉलिड स्फेयर नहीं बन जाएगा? नहीं आया समझ में? पक्की बात है। घर में आप यूज करते हो कैबेज, पत्ता गोभी, कैसे होता है? एक पूरा का पूरा एक पत्ता निकाल लो, उसका एक हॉलो स्फेयर नहीं बनता? अंदर वाला एक और पत्ता निकाल लो, एक हॉलो स्फेयर बन रहा है। अंदर वाला एक और पत्ता निकाल लो, तो क्या मैं ये बोलूं हॉलो स्फेयर का 0 से r तक इंटीग्रेशन कर दो, तो क्या वो सॉलिड स्फेयर नहीं बन जाएगा? नहीं समझे? एक और बताऊं एग्जांपल। समझ गए नहीं समझ गए? पक्की बात है? नोट करो फिर फटाफट। नेक्स्ट आते हैं अपन सॉलिड स्फेयर के लिए। सॉलिड स्फेयर करते हैं, उसके बाद में जो भी लिखा है अपन ने उसको समराइज फॉर्म में लिख के वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है? बाकी की डेरिवेशन नहीं करेंगे, डोंट वरी। डेरिवेशन पता चला कैसे कैसे नहीं है, इतना काम नहीं आता, बट एडवांस के अंदर सब कुछ काम आता है। कि सर डरा रहे हो एडवांस से? हाँ डरा रहा हूं एडवांस से, बिल्कुल डरा रहा हूं, मजाक नहीं है। सच में होना चाहिए। मैं क्या चाह रहा हूं पता है? मैं ये चाह रहा हूं, जैसे अभी क्या हो रही है, जनता दे रही है, 25 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है, नीट का पेपर दे रहे हैं, और जेई के अंदर लगभग 15 लाख के आसपास लोग बैठ रहे हैं। ठीक है? क्यों जेई में इतने कम क्यों बैठ रहे हैं? लोग इंजीनियर नहीं बनना चाहते, उल्टा डॉक्टर से ज्यादा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? सर 75% लाने पड़ते हैं 12th में, एज क्राइटेरिया है, और 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो आफ्टर 12th, कंसेक्यूटिव ईयर्स में और देने पड़ते हैं। नीट में अरे सर साइड में बीएससी चलती रहेगी और हम नीट का पेपर देते रहेंगे। ये करते रहोगे ना तो अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। मैं तो ये चाह रहा हूं नीट का पेपर ऐसा होना चाहिए, 45 क्वेश्चन दे रहे हो, 45 क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पैटर्न चेंज करो। पैटर्न चेंज कैसे करना चाहिए? पैटर्न चेंज ऐसे करना चाहिए, इसको कर दो 2 में, एक कर दो प्री और एक कर दो मेंस। ठीक है? प्री में होने चाहिए 45 क्वेश्चंस और मेंस में होने चाहिए 30 क्वेश्चंस। प्री में होना चाहिए तुम्हारे 45 क्वेश्चंस फॉर 1 आवर और मेंस में होना चाहिए आपका 30 क्वेश्चन फॉर 1 आवर। प्री के अंदर जो क्वालिफाई करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ले लेगा। वैसे भी तुम्हारी काउंसलिंग स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की अलग होती है, राजस्थान की नीट की काउंसलिंग अलग होती है, एमसीसी की काउंसलिंग अलग होती है इंडिया के लिए। तो बस जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया वो ही मेंस देगा, और प्री साल भर में 2 होते हैं, 2 होने चाहिए। जैसे जेई वालों के लिए होते हैं ना, जनवरी अटेम्प्ट और
अप्रैल अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट होते हैं, वैसे ही नीट में भी होने चाहिए, 2 अटेम्प्ट होने चाहिए साल भर में, तो ताकि एक साल में 2 मौका मिले। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या तो 75% कर दो 12th में, और या 70% तो मिनिमम कर ही दो, और 2 से ज्यादा 3 या 4 अटेम्प्ट कर दो। जैसे यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट है, तो वैसे नीट में 4 अटेम्प्ट कर दो, बस बहुत है, इतना बहुत है। 4 अटेम्प्ट मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हो गए। आईआईटी जेईई में भी 4 अटेम्प्ट मिल रहे ना मेंस में, अप्रैल जनवरी 4 अटेम्प्ट हो गए 2 साल में, वैसे तुम्हें 4 अटेम्प्ट मिल गए 2 साल में, 2 साल में करो। नहीं हो रहा तो अपनी लाइन चेंज करके अपना दूसरा करियर चूज करो, ज्यादा इसी के अंदर मत रहो। आप देखना काफी सारे एज वाले लोग हैं ना, वो भी दे रहे हैं, और वो लोग 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी साल उन्होंने जम के मेहनत कर ली तो मान के चलो तुमसे तो ऊपर नंबर ले ही आएंगे वो, है कि नहीं? कहीं ना कहीं कमी रह रही है, उनके गाइडेंस में कमी रह रही है उनको, या मेंटोरशिप में कमी रह रही है, तभी वो नंबर नहीं ला पा रहे हैं। अगर वो ले आते तो अच्छा हो जाता, तुमसे तो ऊपर होते ना। तो अपने को ये चीज कम करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये पैटर्न हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया, मैं तो इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। फिर पता चलेगा ये जो 15 लाख की जनता है ना, ये 15 लाख की जनता 15 ही रह जाएगी, 25 तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो एक्चुअली जो पेपर देने वाले बच्चे हैं ना नीट का, वो ऑलमोस्ट 10 से 15 लाख लोग ही है, बाकी ज़्यादा नहीं है। तो सोचो सीट्स भी उतनी अवेलेबल हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाए ड्यू टू एलिजिबिलिटी, तो कंपटीशन तो आधा हो गया ना। और फिर प्री लेवल का दो, जो भी नीट का पेपर आ रहा है, और मेंस फिर मेंस लेवल का दो। वो 30 क्वेश्चन अच्छे आने चाहिए, क्यों? कैलकुलेशन तो करनी चाहिए, तुम्हें भी करनी चाहिए ना। ऐसा पैटर्न होगा तो अच्छा लगेगा, देखते हैं।